अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना मिनॉरिटी वेलफेयर संगम के फाउंडर मेंबर अब्दुल रऊफ खान और चेयरमैन हमीदुद्दीन और सारे संगम के लोग मतीन शरीफ से मुलाकात करके कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की ताकि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस के लिए काम कर सकें और बीआरएस और बीजेपी को रोका जा सके। तेलंगाना माइनॉरिटी वेलफेयर संगम के फाउंडर मेंबर हमारे अब्दुल रऊफ साहब और हमीद साहब चेयरमैन, और इसी संगम से रिलेटेड हमारे रशीद साहब, यूसुफ साहब, करीम साहब, ओवैस साहब और अली साहब, इब्राहिम साहब, जहीर साहब, सारे लोग आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार किए। इन सारे लोगों का ये कहना है, इनका ये सोचना है कि अभी जो 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है, इस इलेक्शन में बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस है। तो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए और मुल्क के फाइनेंशियली जो हालात पिछले 10 साल से खराब हो चुके हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज पे जो जुल्म व ज्यादती पिछले 10 साल से हो रही है उसको रोकने के लिए ये सारे तेलंगाना माइनॉरिटी वेलफेयर संगम के लोगों का, आप लोगों का यही सोचना है कि इन सारे चीजों को रोकने के लिए सिर्फ इंडिया अलायंस का साथ देना, इंडिया अलायंस के साथ जाना, कांग्रेस के साथ जाना ये लाजिम और जरूरी है। इसी वजह से आज सब लोग, ये सारे लोग तेलंगाना के कई डिस्ट्रिक्टों में, महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में, हैदराबाद ओल्ड सिटी में और महबूब नगर, जहीराबाद, करीम नगर, काफी डिस्ट्रिक्टों में बहुत कुछ वेलफेयर के काम अंजाम दिए हुए हैं और इनके काफी कैडर ये सारे स्टेट में, सारे डिस्ट्रिक्टों में है। और अभी यहां से ये लोग अपने पूरे कैडर को लेके तेलंगाना के आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन जो होने वाला है उसमें तेलंगाना में कांग्रेस की सपोर्ट में कांग्रेस के लिए काम करेंगे, जी जान से काम करेंगे, अपना वक्त हर चीज लगा के, क्योंकि आप लोगों का ये मानना है कि मुल्क को बचाने के लिए सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी है जो मुल्क को बचा सकती, माइनॉरिटीज का साथ दे सकती। तो अभी मैं हमारे हमीद साहब जो इसके चेयरमैन है तेलंगाना माइनॉरिटी वेलफेयर संगम के, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो अब कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने की वजह क्या है वो बताए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद हमीदुद्दीन, तेलंगाना माइनॉरिटी वेलफेयर संगम चेयरमैन। हम लोग 2012 से तकरीबन देहातों में तकरीबन वर्कआउट कर चुके हैं और गरीब गुरबा माइनॉरिटीज के लिए बहुत कुछ काम भी किए। अब हम ये सब इकट्ठा होकर हम ये एक डिसाइड किए हैं कि क्योंकि हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे आने वाले एमपी इलेक्शन में, क्योंकि हमारा जरचल्ला, महबूबनगर और ये अपने गदवाल, आलमपुर, भोनगिर, आलेर, जनगांव, सूर्यापेट, ये सारे एरियो में हमारा तकरीबन मेहनत रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स को हम एमएलए इलेक्शन में भी हम काम किए हैं। अब एमपी इलेक्शन में और जरा अच्छे तरीके से हम वर्क करेंगे इंशाल्लाह। पालकुर्ती हल्के के एमएलए यशस्विनी रेड्डी और झांसी रेड्डी ने सुबह प्रोफेसर कोदंडाराम से मुलाकात की। प्रोफेसर कोदंडाराम ने गुजारिश की है कि हल्के की तरक्की के लिए उनकी तजावीज दरकार है। तेलंगाना खानसाज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने साबिक मरकजी वजीर और अनजहानी लीडर वाई जयपाल रेड्डी को उनकी 82वीं यौम पैदाइश के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर सुखेंदर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना को अलहदा रियासत के तौर पर तश्कील देने के बाद से जयपाल रेड्डी की कोशिशें शानदार रही हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मरकजी वजीर की हैसियत से भी रियासत तेलंगाना के लिए जदोजहद की। कहा जाता है कि उन्होंने तेलंगाना रियासत के लिए सख्त मेहनत की और उन तमाम लोगों को एक सिमत में आगे बढ़ाया जो एमपी थे। उन्होंने कहा है कि अजीम शहर हैदराबाद आज तेलंगाना रियासत का दारुल हुकूमत है, जिसका मतलब ये है कि ये जयपाल रेड्डी की याद है।
साबिक मरकजी वजीर व कांग्रेस लीडर सौदेनी जयपाल रेड्डी की 82वीं यौम पैदाइश की तकरीबात PVNR मार्ग के स्प्रिट स्टॉल में शानदार तरीके से मनाई गई। एक्साइज, सयाहत और सकाफत के वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने इस मौके पर जयपाल रेड्डी घाट पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया और जयपाल रेड्डी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर जूपल्ली ने कहा कि साबिक मरकजी वजीर एस जयपाल रेड्डी ने जिन अखलाकी इक़दार की पैरवी की है वो आने वाली नस्लों के लिए एक तहरीक होगी। TDP हल्के के यूथ लीडर्स और ज्वाइंट श्रीकाकुलम जिले सरपंच एसोसिएशन के सदर गुंडू शंकर ने कहा है कि अन्नदानम तमाम अतियात में सबसे बड़ा दिया है और हम गरीबों की भूख मिटाने के लिए संक्रांति त्योहार के दौरान भी गरीबों में अन्ना कैंटीन का एहतमाम कर रहे हैं। TDP यूथ लीडरान और ज्वाइंट श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट सरपंच एसोसिएशन के सदर गुंडू शंकर ने अन्ना कैंटीन के 272वें दिन भी जारी रखा। इसके अलावा पुराने बस स्टैंड में 272वें दिन कैंटीन का एहतमाम किया गया और शहर में कई मकामात पर गरीबों और बेघर अफराद को मोबाइल वैन के जरिए खाना फराहम किया गया। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू फरीक को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें शाही ईदगाह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की तकर्री का हुक्म किया गया। गुज़िश्ता साल 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मुत्तसिल शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स के सर्वे को मंजूरी दी थी जिसके खिलाफ मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कहा है कि इस मामले की समाअत हाई कोर्ट में जारी रहेगी लेकिन सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर की तकर्री पर अबूरी रोक आयद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फरीक पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आपकी दरख्वास्त वाज़ेह नहीं है। हमारे नुमाइंदे सईद अफसर निजामी की यह रिपोर्ट। गुजरात पुलिस ने बनासकांठा जिले में सड़क पर नमाज पढ़ने वाले ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर की शनाख्त बादशाह खान 37 साल के तौर पर हुई है। खान ने अपना ट्रक रोका और नमाज पढ़ने लगा। इसी दौरान किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर दी जिसके बाद पुलिस ने मामले में मदाखलत की। खान के खिलाफ ताज़रात हिंद IPC के दफा 283 अवामी रास्ते में खतरा, 186 सरकारी मुलाजिम के फराइज की अंजामदही में रुकावट और 188 सरकारी मुलाजिम के जरिए जारी करदा हुक्म की नाफरमानी के तहत FIR दर्ज की गई। हमारे नुमाइंदे सैयद अफसर निजामी की यह रिपोर्ट। रश्मिका मंदाना और काजल जैसी कई मशहूर शख्सियत डीप फेक वीडियो का शिकार हो चुकी हैं और अब इसमें सचिन तेंदुलकर का नाम भी जुड़ गया है। इस बात की जानकारी खुद हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए दी है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये वीडियो नकली है और आपको धोखा देने के लिए बनाई गई है। पोस्ट में सचिन तेंदुलकर ने टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल पर इजहार फिक्र भी किया है। उन्होंने लिखा कि टेक्नोलॉजी का इस तरह से गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं। आप सबसे गुजारिश है कि ऐसी वीडियो या ऐप या इश्तिहार आपको अगर नजर आए तो उन्हें फौरन रिपोर्ट करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी मोहतात रहना चाहिए और उनके खिलाफ की गई शिकायत पर जल्द अज जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे नुमाइंदे सैयद अफसर निजामी की यह रिपोर्ट। दाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं सालाना मीटिंग के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जेफ मार्था CEO मेडट्रॉनिक और प्रीता रेड्डी अपोलो हॉस्पिटल से मुलाकात की। वज़ीर आला ने दोनों को सेहत की देखभाल और टेक्नोलॉजी के इम्तिजाज के वसी मैदान में तेलंगाना के मंसूबों के बारे में बताया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दाउस 2024 में नेस्कॉम के सदर देवजानी घोष से मुलाकात की। दोनों ने वजीर श्रीधर बाबू और तेलंगाना वफ्द के ओहदेदारों के साथ रियासत में हुनरमंदी की तरक्की पर नए सिरे से तवज्जो मरकूज करने के लिए आगे बढ़ने के रास्ते पर तबादला ख्याल किया। रियासत तेलंगाना के कॉलेज तलबा को इंजीनियरिंग और डिग्री कोर्सेस दोनों से ज्यादा कदर पर मबनी और रोजगार के काबिल बनाने पर गौर किया। तेलंगाना हुकूमत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर तेलंगाना में सरमायाकारी मुहिम के कामयाबी से आगाज किए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि वो इस कॉन्फ्रेंस में रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के मकसद से शिरकत कर रहे हैं। इसके हिस्से के तौर पर वो IT और सनत के वजीर श्रीधर बाबू के साथ दुनिया की मारूफ कंपनियों के नुमाइंदों के साथ अहम मीटिंगों में हिस्सा ले रहे। तेलंगाना के वफ्द ने पहले दिन बहुत से सरकर्दा लोगों के साथ अहम बातचीत की ताकि तेलंगाना जो कि IT और बायोमेडिकल साइंसेज के एक बड़े मरकज के तौर पर तरक्की कर चुका है, दुनिया को दिखाए और भारी सरमायाकारी को राग़िब करे। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर दाउस अल्जमार कोलैबोरेटो के चेयरमैन जॉर्ज वेड्रॉनबर्ग से मुलाकात की और कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया।
तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दाऊद 2024 में डॉक्टर नतियाला कन्यम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर UNFPA से कम्युनिटीज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरजीहात को तरतीब देने और उनसे निमटने से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस के हिस्से के तौर पर मुलाकात की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी हुकूमत ने 5 सालों में ज़रूरी बजट में से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा को सरेंडर किया है। ये रकम सिर्फ कागजों पर दिखाई गई लेकिन खर्च नहीं हुई। बीजेपी हुकूमत के दौरान 2014-22 के दौरान 1 लाख से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की। क्या इस रकम से किसानों को रिलीफ देकर किसानों की जान नहीं बचाई जा सकती थी? कांग्रेस हुकूमत के दौरान किसानों के 72,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए गए थे। अभी एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एक चौंकाने वाला आंकड़ा देश के कृषि जगत और किसानों के समक्ष आया है। और यह आंकड़ा है कि पिछले 5 साल में कृषि बजट का 1 लाख करोड़ से अधिक इस सरकार ने सरेंडर कर दिया है। 1 लाख करोड़ से अधिक बजट, जो कागजों में तो दिखाया गया कि कृषि संबंधित बजट था अलग अलग योजनाओं में, लेकिन उसका वो खर्च नहीं हुआ और सरेंडर हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये बजट है। इसकी तुलना कीजिए कि सरकार में, भाजपा की सरकार में 2014 से 22 तक देश के 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। आज इंडेटेडनेस या कर्जे में इतना किसान डूबा हुआ है। ये स्थिति देश के किसान की है और ये फिगर जो है वो NCRB की फिगर है, सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी द्वारा प्रकाशित ये फिगर है। 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी एक तरफ ये, यानी कि हमारे देश में हर रोज मजबूर होकर 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये जो 1 लाख करोड़ का जो कृषि बजट जो सरकार ने खर्च नहीं किया और सरेंडर कर दिया वापस, ये वही बजट था। क्या ये कुछ राहत देकर किसानों को, इतने किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देने से नहीं रोका जा सकता था? आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 72,000 करोड़ के किसान कर्जे माफ हुए थे और किसान को बहुत बड़ी राहत उस समय देश के किसान को देने का काम कांग्रेस पार्टी ने उस समय किया था, यूपीए सरकार के समय। मगर यहां तो किसान का तो कोई कर्ज माफी हुई नहीं पिछले 10 वर्ष में। हाँ, ये सही है कि बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के 14.5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट लोन वेव ऑफ, 14.5 लाख करोड़ के कर्जे माफ बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के तो हुए, किसान के कोई कर्जे माफ नहीं हुए। और उल्ट, जैसे मैंने कहा कि किसान कृषि संबंधित जो बजट भी था जो दिखाया गया वो भी। राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी। ये एक तारीखी सफर था। लोगों का कहना था कि कन्याकुमारी से कश्मीर का सफर करते वक्त मगरिब से मशरिक या मशरिक से मगरिब का सफर करना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस ने मशरिक से मगरिब का सफर करने का फैसला किया। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जिसका मकसद समाजी इंसाफ, माशी इंसाफ, सियासी इंसाफ है। पिछले साल हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी। कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले और काफी इम्पैक्टफुल ऐतिहासिक यात्रा रही। उसके बाद काफी लोगों ने हमें कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर अगर यात्रा की है तो वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट भी होनी चाहिए। और काफी सजेशंस आए। तो एंड में कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया कि हमें ईस्ट से वेस्ट यात्रा करनी चाहिए। ये यात्रा न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का है, मुद्दे उठाने का है।
उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए गोरखपुर जिले में बीजेपी की दीवार लिखने की मुहिम शुरू की गई और कहा कि एक बार फिर मोदी सरकार और इस बार 400 को पार कर रही ये हम सब की करारदाद है। भैंसा डॉक्टर्स एसोसिएशन में तेलंगाना मूवमेंट फोरम आत्मीय सम्मेलन का एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत डॉक्टर रामकृष्णा गौड़ जिले सदर तेलंगाना एक्टिविस्ट फोरम ने की, जिसमें मुख्तलिफ उमूर और ताल्लुका मदुल की तरक्की से मुतल्लिक करारदाद मंजूर करते हुए इस ज़िम्मनी में मुकामी बीजेपी एमएलए पवार रामाराव पटेल के अलावा कांग्रेस कायद भोसले नारायण राव पटेल से अलग-अलग उनकी रिहाइशगाह पर मज़कूरा फोरम के कारकुनों ने मुलाकात की और तहरीरी याददाश्त भी पेश की। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।